नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 11 रसायन विज्ञान पाठ 6 ऊष्मागतिकी का अध्ययन करेंगे। इसके भाग 2 में हमने ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, एंथैल्पी, डेल्टा एच व डेल्टा यू में संबंध, ऊष्माधारिता, डेल्टा एच व डेल्टा यू का मापन देखा। आज हम चर्चा करेंगे अभिक्रिया एंथैल्पी, मानक अभिक्रिया एंथैल्पी तथा विभिन्न अभिक्रियाओं में होने वाली एंथैल्पी परिवर्तन, हेस का नियम और उसके अनुप्रयोग। अभिक्रिया एंथैल्पी किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक से उत्पाद बनने पर उसमें जितनी ऊष्मा मुक्त की जाती है या ग्रहण की जाती है उसे अभिक्रिया एंथैल्पी कहते हैं। इस सूत्र के द्वारा हम अभिक्रिया एंथैल्पी निकाल सकते हैं। डेल्टा एच आर इज इक्वल टू उत्पादों की एंथैल्पियों का योग माइनस अभिक्रियकों की एंथैल्पियों का योग इज इक्वल टू समेशन। ये समेशन सिग्मा साइन सारी उत्पाद की एंथैल्पियों के योग के लिए है। ए आई ये उत्पाद के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। समेशन ए आई एच उत्पाद की एंथैल्पी माइनस समेशन बी आई एच अभिक्रियक। यहाँ ये सिग्मा साइन समेशन के लिए है, संयोजन के लिए है, सारे उत्पाद की एंथैल्पियों का योग। और A1 जो है, A1 उत्पाद के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में है, और इसी तरह से B1 अभिक्रियक के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में है। तो उत्पाद की एंथैल्पी माइनस अभिक्रियक की एंथैल्पी से अभिक्रिया एंथैल्पी डेल्टा एच आर ज्ञात की जाती है। यहाँ एक उदाहरण देखिए, मीथेन गैस 2O2 गैस, उससे प्राप्त हो रहा है CO2 गैस और 2H2O लिक्विड। इस अभिक्रिया की एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच आर समेशन ए आई एच उत्पाद माइनस समेशन बी आई एच अभिक्रियक। यहाँ देखें, इसके उत्पाद में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दो चीजें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल है जबकि वाटर 2 मोल है। तो एंथैल्पी ऑफ HMCO2 गैस प्लस 2 इंटू मोलर एंथैल्पी ऑफ H2O। यहाँ वाटर के 2 मोल होने के कारण हमने इसकी मोलर एंथैल्पी को 2 से गुणा कर दिया है। इस तरह से ये उत्पाद के एंथैल्पियों का योग हो गया, माइनस क्रिया कारक के एंथैल्पियों का योग, जहां पर मीथेन तो 1 मोल है और ऑक्सीजन 2 मोल है। इस तरह से मोलर एंथैल्पी HM मीथेन प्लस 2 इंटू मोलर एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन। इस तरह से इनकी मोलर एंथैल्पियों को यहाँ डाल के हम डेल्टा एच आर इस अभिक्रिया की एंथैल्पी ज्ञात कर सकते हैं। अतः डेल्टा एच आर जब किसी अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पाद की एंथैल्पी का योग समान है तो डेल्टा एच आर 0 होगा। उस अभिक्रिया को ताप निरपेक्ष कहते हैं। तापमान के साथ उसके डेल्टा एच आर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि किसी अभिक्रिया में उत्पाद की एंथैल्पी का योग अभिकारक की एंथैल्पी के योग से अधिक है तब डेल्टा एच आर पॉजिटिव होगा और उस अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इस चित्र में देखें, ये अभिकारक की एंथैल्पी है और ये उत्पाद की एंथैल्पी है। उत्पाद की एंथैल्पी ज़्यादा है। उत्पाद की एंथैल्पी में से जब हम अभिकारक की एंथैल्पी घटा देंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। अतः ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच आर का मान पॉजिटिव आता है। यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारक की एंथैल्पी का योग उत्पाद की एंथैल्पी के योग से अधिक है तो डेल्टा एच आर नेगेटिव तथा उसमें ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ देखें चित्र में, अभिकारक की एंथैल्पी ज़्यादा है और उत्पाद की एंथैल्पी कम हो गई है, ऊष्मा मुक्त हो गई है। तो उत्पाद की एंथैल्पी में से क्रिया कारक की एंथैल्पी घटाएं तो नेगेटिव आंसर आएगा, क्योंकि उत्पाद की एंथैल्पी कम है और क्रिया कारक की एंथैल्पी ज़्यादा है तो डेल्टा एच नेगेटिव आएगा। इस तरह से ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा एच आर का मान नेगेटिव होगा।
उष्मा रासायनिक समीकरण, थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक से उत्पाद बनने पर होने वाला एंथैल्पी में परिवर्तन उष्मा रासायनिक समीकरण कहलाता है। साधारणतः हम क्या करते हैं, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बस लिख देते हैं और उसमें डेल्टा एच आर व्यक्त नहीं करते, लेकिन उष्मा रासायनिक समीकरणों में एंथैल्पी परिवर्तन भी दिखाया जाएगा और क्रियाकारक तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था वो भी कोष्ठक में दिखाई जाएगी, और यदि कोई अपरूप है तो उसका भी नाम लिखा जाएगा। अतः उष्मा रासायनिक समीकरण लिखने के लिए अभिकारक व उत्पाद की भौतिक अवस्था को कोष्ठक में सॉलिड, लिक्विड या गैस से तथा अपरूप है तो उस अपरूप का नाम भी कोष्ठक में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन ग्रेफाइट के रूप में है या डायमंड के रूप में है तो वो डायमंड या ग्रेफाइट को कोष्ठक में लिखना पड़ेगा। इसी तरह से सल्फर, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, सल्फर लिक्विड, वेपर, जिस भी अवस्था में है वह अवस्था हमें कोष्ठक में लिखनी पड़ेगी तथा एंथैल्पी में होने वाले परिवर्तन का मान भी लिखा जाता है, तो संपूर्ण उष्मा रासायनिक समीकरण बनती है। यहाँ हमने एक उदाहरण लिया है, इसमें देखें नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस से अमोनिया गैस प्राप्त हो रही है और इस अभिक्रिया का एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच आर -91.8 किलो जूल पर मोल है। नेगेटिव साइन क्या बताता है कि ये उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया देते हैं तो इतनी उष्मा मुक्त हो रही है। और यही अभिक्रिया अगर विपरीत दिशा में लिखी जाती है, जहां अमोनिया गैस से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्राप्त हो रहे हैं, तो आप देखें जो डेल्टा एच आर एंथैल्पी परिवर्तन है वो भी विपरीत दिशा में, ये नेगेटिव थी यहाँ ये पॉजिटिव हो गई है, यानी कि ये अभिक्रिया उष्मा शोषी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। डेल्टा एच आर 91.8 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब ये हुआ अमोनिया से जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनता है तो इतनी मात्रा 91.8 किलो जूल पर मोल उष्मा प्रयुक्त होती है, अवशोषित होती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया है। और जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया बनाते हैं तब उष्मा मुक्त होती है और वो एक्सोथर्मिक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, उतनी ही उष्मा मुक्त हो रही है। हेस का नियम या स्थिर उष्मा संकलन का नियम। इस नियम के अनुसार यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बनने पर उस अभिक्रिया को किसी भी विधि द्वारा तथा कितने ही पदों में संपन्न किया जाए तो उस अभिक्रिया में उत्सर्जित या अवशोषित उष्मा की मात्रा समान रहती है, अर्थात उस अभिक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन समान होगा। हेस का नियम ये बताता है कि अगर हम कोई रिएक्शन ए से बी पे ले जा रहे हैं, हम उसे सिंगल स्टेप में ले जाएं या हम उसे कई सारे पदों के बाद ए से बी में लाएं, दोनों ही केस में उष्मा का परिवर्तन समान होगा। इस उदाहरण में देखें, ग्रेफाइट कार्बन प्लस हाफ O2, इससे CO प्राप्त हो रहा है और हमें इस अभिक्रिया उष्मा ज्ञात करनी है डेल्टा एच आर। और हमारे पास ये दो समीकरण दिए गए हैं जहां कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड स्टेट प्लस O2 गैस CO2 दे रहा है, उसका एंथैल्पी परिवर्तन -393.5 किलो जूल पर मोल है। और दूसरा समीकरण दिया है जहां CO प्लस हाफ O2 से CO2 गैस बन रहा है और इसका एंथैल्पी परिवर्तन -283.0 किलो जूल पर मोल है। जबकि जो इक्वेशन पूछी गई है उसमें CO के लिए पूछा है। इन दोनों में से CO इस दूसरी इक्वेशन में आ रहा है और वो भी क्रियाकारक की तरफ, और हमें कहाँ चाहिए, उत्पाद की तरफ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस सेकंड इक्वेशन को उलट देंगे, इसको विपरीत दिशा में कर देंगे, यानी कि CO2 से CO और हाफ O2 बनाएंगे। ये देखें यहाँ पे थर्ड समीकरण जो हमने इसको सेकंड को उल्टा करके लिख दिया है। और जब हम समीकरण को विपरीत दिशा में लिखते हैं तो एंथैल्पी परिवर्तन का साइन भी परिवर्तित हो जाता है। यदि ये अग्र दिशा में एक्सोथर्मिक है तो विपरीत दिशा में
एंडोथर्मिक हो जाएगी। यहाँ देखें CO2 गैस से CO गैस और हाफ O2 गैस प्राप्त हो गया है और इस अभिक्रिया का एंथैल्पी परिवर्तन पॉजिटिव आ गया है प्लस 283.0 किलो जूल पर मोल। इस रिएक्शन को हमने विपरीत दिशा में लिखा तो डेल्टा HR का साइन भी अपोजिट आ गया है। अब हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, इन दोनों से हम इक्वेशन जो पूछी गई है प्राप्त कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 और 3 को जब जोड़ेंगे तो आप देखें इसमें CO हमें दाईं तरफ मिल रहा है और वही CO हमें दाईं तरफ चाहिए, और इधर हाफ O2 यहाँ दाईं तरफ है और फर्स्ट इक्वेशन में 1 मोल O2 बाईं तरफ है, तो ये हाफ मोल O2 पूरा कट जाएगा और केवल हाफ मोल O2 क्रियाकारक की तरफ बच जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ हाफ O2 क्रियाकारक की तरफ बच गया है। तो C ग्रेफाइट प्लस हाफ O2 गैस और उससे ये CO गैस यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो हमने क्या किया, पहली इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन, तो उसी तरह से फर्स्ट और थर्ड को जब जोड़ा तो ये फर्स्ट का एंथैल्पी परिवर्तन माइनस 393.5 और थर्ड इक्वेशन का एंथैल्पी परिवर्तन प्लस 283 है। इन दोनों से हमने डेल्टा HR ऑफ द रिएक्शन निकाल लिया। तो इस तरह से हेस के नियम के द्वारा हम विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं का डेल्टा HR निकाल सकते हैं। हेस के नियम का महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से बना अंतिम उत्पाद में अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा अभिकारक या उत्पाद पर निर्भर करती है तथा यह अभिक्रिया किस तरीके से संपन्न हुई है उस पर निर्भर नहीं करती। अर्थात यदि हम किसी एक अभिकारक से एक उत्पाद प्राप्त करते हैं, चाहे वह हम एक पद में प्राप्त करें या कई सारे पदों में प्राप्त करें, दोनों ही केस में अभिक्रिया एंथैल्पी परिवर्तन का मान समान प्राप्त होगा। इस चित्र में देखें, यहां हमने A से B रिएक्शन कराई जिसका एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा HR है। दूसरी बार हमने यही रिएक्शन A से C एक पद, C से D दूसरा पद और D से B तीसरा पद, 3 पदों में अभिक्रिया कराई। तो एक पद में होने वाली अभिक्रिया का एंथैल्पी परिवर्तन इन तीनों के योग के बराबर होगा। डेल्टा HR इज इक्वल टू डेल्टा HR1 प्लस डेल्टा HR2 प्लस डेल्टा HR3। हेस के नियम के अनुप्रयोग यौगिक की संभवन एंथैल्पी की गणना, यौगिक की अभिक्रिया एंथैल्पी की गणना, यौगिक की दहन एंथैल्पी की गणना, अनुनाद ऊर्जा की गणना करने में और बॉर्न-हैबर चक्र में। हम देखेंगे बॉर्न-हैबर चक्र में वो एंथैल्पियां जो डायरेक्टली नहीं निकाली जा सकती, वो हम बॉर्न-हैबर चक्र के द्वारा हेस के नियम को प्रयोग करके निकाल सकते हैं, जैसे लेटिस एनर्जी। मानक अभिक्रिया एंथैल्पी क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी वह एंथैल्पी परिवर्तन है जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी पदार्थ अपनी मानक अवस्थाओं में हो। किसी पदार्थ की मानक अवस्था किसी निर्दिष्ट ताप पर उसका वह शुद्ध रूप है जो 298 केल्विन 1 बार दाब पर पाया जाता है। इसे डेल्टा HR, ध्यान दें डेल्टा HR नॉट लगाते हैं ऊपर, मानक के लिए डेल्टा HR नॉट। जब हम केवल अभिक्रिया एंथैल्पी की बात कर रहे थे तो डेल्टा HR लिख रहे थे, लेकिन यदि आपके क्रियाकारक और उत्पाद मानक अवस्था में हैं, सबसे शुद्ध स्थायी रूप में हैं और एक बार दाब पर हैं, तब डेल्टा HR नॉट लिखा जाएगा। इसे किलोजूल प्रति मोल में व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए इथेनॉल लिक्विड का मानक रूप क्या होगा कि उसका शुद्ध इथेनॉल 298 केल्विन और 1 बार दाब पर जो है वो मानक रूप है। उसी तरह से 500 केल्विन पर आयरन 1 बार वायु दाब पर 500 केल्विन टेम्परेचर पर आयरन जो है वो उसका शुद्ध रूप कहलाएगा। सामान्यतः ये मानक अभिक्रिया एंथैल्पी 298 केल्विन रूम टेम्परेचर पर ज्ञात की जाती हैं, और ये ध्यान रखना है कि क्रियाकारक
और उत्पाद अपनी मानक अवस्था में हो, शुद्ध रूप में, स्थायी रूप में हो। मानक संभवन एंथैल्पी या विरचन एंथैल्पी। किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक मोल उत्पाद का निर्माण जितने अवयवी तत्वों से होता है जो अपने सबसे स्थायी रूप में लिए गए हों, तो उसमें होने वाला मानक एंथैल्पी परिवर्तन मानक संभवन या मानक विरचन एंथैल्पी कहलाता है। ये बात ध्यान रखनी है यहाँ पे कि तत्वों से कोई भी यौगिक बनाएं और वो तत्व अपने स्थायी रूप में होने चाहिए और 1 मोल उत्पाद प्राप्त होना चाहिए, तब ये मानक संभवन एंथैल्पी उस 1 मोल उत्पाद की होगी। इस टेबल में आप देखें, सबसे मानक शुद्ध रूप कुछ एलिमेंट्स के लिए 0 लेना होता है, उनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 है। जैसे ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 ली जाएगी। ब्रोमीन गैसियस स्टेट में कुछ ना कुछ उसकी एंथैल्पी है। कार्बन, डायमंड और ग्रेफाइट 2 फॉर्म में है, लेकिन ग्रेफाइट उसका स्टेबल फॉर्म है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म, और उसके लिए मानक एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 है। इसी तरह से क्लोरीन गैस, इसके लिए मानक एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 है। तो तत्वों के सबसे स्थायी रूप या अगर कोई तत्व कई सारे अपरूपों में पाया जाता है तो उसके सबसे स्थायी रूप के लिए मानक एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। हमें कम से कम जिन तत्वों के लिए 0 है वो याद रखना है। मानक एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम डेल्टा HF0 से दिखाते हैं। नॉट लगाने का मतलब है मानक स्थिति में एंथैल्पी परिवर्तन। इन उदाहरणों में देखें, हमने 1 मोल जल बनाया है H2O, उसके तत्वों के द्वारा हाइड्रोजन गैस प्लस हाफ O2 गैस और उससे 1 मोल वाटर प्राप्त हो रहा है। इसकी मानक एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -285.8 किलो जूल पर मोल है। माइनस का साइन ये बताता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसी तरह से ग्रेफाइट, कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड प्लस 2H2 गैस, उससे मीथेन CH4 प्राप्त हो रहा है। इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -74.81 किलो जूल पर मोल है। इसी तरह से इथेनॉल का 1 मोल प्राप्त किया है और उसके तत्वों के द्वारा जहां कार्बन ग्रेफाइट रूप में लिया जाएगा, हाइड्रोजन गैस और हाफ O2 गैस रूप में लिया है और उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -277.7 किलो जूल पर मोल है। अब देखते हैं हम मानक दहन एंथैल्पी। किसी रासायनिक अभिक्रिया में 1 मोल पदार्थ का पूर्ण रूप से वायु की उपस्थिति में दहन या ऑक्सीकृत होने में हुआ एंथैल्पी परिवर्तन मानक दहन एंथैल्पी कहलाता है। जब समस्त अभिकारक एवं उत्पाद एक विशिष्ट ताप पर अपनी मानक अवस्थाओं में होते हैं, तब किसी पदार्थ का दहन होने पर ऊष्मा मुक्त होती है, जिससे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होने से दहन एंथैल्पी का मान नेगेटिव होता है। LPG गैस का मुख्य घटक ब्यूटेन का दहन। इस उदाहरण में देखें, C4H10 LPG गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन पाई जाती है, मुख्य घटक ब्यूटेन है। ब्यूटेन का दहन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया और उससे हमें CO2 और H2O प्राप्त हो रहा है। इस अभिक्रिया में जो अभिक्रिया परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन हो रहा है वो डेल्टा H0C से प्रदर्शित किया और ये -2658 किलो जूल इतनी ऊष्मा मुक्त हो रही है और यह ऊष्मा रसोई गैस में खाना पकाने के काम आती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ब्यूटेन के जलने से इतनी ऊष्मा मुक्त हो रही है। परमाणुीकरण या कणन एंथैल्पी। किसी गैसीय 1 मोल पदार्थ का टूटकर उसके परमाणुओं में परिवर्तित होने में जितना एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसे कणन एंथैल्पी या मानक कणन या परमाणुीकरण एंथैल्पी कहते हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, 1 मोल गैसीय अणु को लेकर उसके परमाणु बना रहे हैं और जितना एंथैल्पी परिवर्तन इस अभिक्रिया में होगा उसे
मानक परमाणुकरण एंथैल्पी कहेंगे। यहाँ उदाहरण देखें, हाइड्रोजन गैस को उसके हाइड्रोजन परमाणु 2H परमाणु में तोड़ दिया तो हमने उसको कण में बदल दिया, अणु से परमाणु में बदल दिया। डेल्टा HA0 435 किलो जूल पर मोल है। तो पॉजिटिव साइन ये बताता है कि यह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। किसी अणु से परमाणु प्राप्त करने के लिए ऊष्मा का अवशोषण होगा, इतनी मात्रा में ऊष्मा अवशोषित होगी तब वो अणु परमाणुओं में बदल जाएगा। दूसरा उदाहरण देखें, जहां मीथेन गैस से कार्बन गैस और H गैस प्राप्त किया, हाइड्रोजन परमाणु गैस के रूप में प्राप्त किया, और इसकी कणन या परमाणुकरण एंथैल्पी 1665 किलो जूल पर मोल है। क्योंकि कई सारे बंधों को तोड़ते हैं, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, अतः ये परमाणुकरण या कणन एंथैल्पी ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं हैं। आबंध वियोजन एंथैल्पी, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बनने पर अभिकारक में उपस्थित पुराने बंध टूटते हैं व उत्पाद में नए बंध बनते हैं, तो बंध के टूटने में होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन बंध वियोजन एंथैल्पी कहलाता है। इसे डेल्टा HB0 बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डेल्टा HB0 द्वारा व्यक्त करते हैं। आबंध के टूटने पर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया तथा आबंध के बनने पर ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। बंध को तोड़ने में ऊष्मा की आवश्यकता है, अतः बंध का टूटना ऊष्मा शोषी है, और जब बंध बनता है तो ऊष्मा मुक्त होती है, अतः बंध का बनना ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अतः द्विपरमाणुक अणु की आबंध वियोजन एंथैल्पी कणन एंथैल्पी के समान है। द्विपरमाणुक अणु मतलब ऐसा अणु जिसमें दो परमाणु हैं, उन दो परमाणुओं के बीच में केवल एक ही बंध होगा। जब हम उस अणु से परमाणु प्राप्त करते हैं तो हम उस बंध को तोड़ रहे हैं। इसका मतलब कि बंध आबंध वियोजन एंथैल्पी उस अणु के लिए जो दो परमाणु से बनी है वो और उसकी कणन एंथैल्पी एक ही चीज है। द्विपरमाणुक अणु की आबंध वियोजन एंथैल्पी कणन एंथैल्पी के समान है, क्योंकि द्विपरमाणुक अणु दो परमाणुओं से बना है जिसमें केवल एक ही बंध है। उस एक बंध को तोड़ने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता हुई वो उसकी आबंध वियोजन एंथैल्पी हुई, और क्योंकि अणु से हम परमाणु प्राप्त कर रहे हैं वही ऊष्मा उसकी कणन एंथैल्पी है। अतः द्विपरमाणुक अणु के लिए आबंध वियोजन एंथैल्पी और कणन एंथैल्पी एक समान है। बहुपरमाणुवीय गैसीय अणु की आबंध वियोजन एंथैल्पी का औसत मान निकलता है। इन उदाहरणों में हमने द्विपरमाणुक अणु लिए और ये उनकी आबंध वियोजन एंथैल्पी दिखाई है। हाइड्रोजन अणु से हाइड्रोजन परमाणु प्राप्त हो रहे हैं, एक ही बंध टूट रहा है, यह आबंध वियोजन एंथैल्पी 435 किलो जूल पर मोल है, और यही ऊर्जा उसकी कणन एंथैल्पी है। क्योंकि एक अणु से हमने दो परमाणु प्राप्त किए तो कणन एंथैल्पी भी यही है, और एक ही बंध को तोड़ा है तो आबंध एंथैल्पी भी यही है। इसी प्रकार Cl2 से Cl परमाणु और O2 से O परमाणु, और इनमें सब में आप देख रहे हैं डेल्टा H का मान पॉजिटिव है। वो ये बताता है कि इन बंधों को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, अतः ये सभी अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं हैं। इस उदाहरण में हमने एक बहुपरमाणुवीय अणु मीथेन लिया। मीथेन में हम जानते हैं कार्बन के चारों तरफ कार्बन हाइड्रोजन के 4 बंध हैं। जब हमने इसको तोड़ा तो हमने 4 बंधों को तोड़ा है। इससे हमने क्या प्राप्त किया? कार्बन गैस और 4 हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब ये हुआ इस अभिक्रिया की जो कणन एंथैल्पी डेल्टा HA0 1665 किलो जूल पर मोल है, और यदि हमसे आबंध वियोजन ऊर्जा पूछा जाए तो हम क्या करेंगे? ये 4 बंधों को तोड़ने की एंथैल्पी हमारे पास है, हम इस एंथैल्पी में 4 का भाग देंगे और CH की बंध वियोजन ऊर्जा ज्ञात कर लेंगे। इस तरह से बहुपरमाणुवीय अणु में जितने एक समान बंध हैं उन सब की बंध वियोजन ऊर्जाओं को जोड़कर उनका औसत मान ज्ञात करके
हम उस बंध की माध्य बंध वियोजन ऊर्जा ज्ञात करते हैं। इस उदाहरण में देखें, एक एक बंध को तोड़ के दिखाया है। ये देखें, मीथेन से CH3 और H हमने पहले कार्बन हाइड्रोजन बंध को तोड़ा, उसके लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 427 किलोजूल पर मोल है। अब इस CH3 में से फिर एक कार्बन हाइड्रोजन बंध को तोड़ा। अब दूसरी बार जब हम कार्बन हाइड्रोजन बंध को तोड़ते हैं तो 439 किलोजूल पर मोल है। फिर CH2 में से फिर से कार्बन हाइड्रोजन बंध को तोड़ा, अब ऊष्मा का मान 452 किलोजूल पर मोल है। फिर CH में से बचा हुआ जो आखिरी कार्बन हाइड्रोजन बंध था उसको भी हमने तोड़ा, तो कार्बन हाइड्रोजन बंध तोड़ने में ऊष्मा का मान 347 किलोजूल पर मोल है। जब आप देखेंगे इन सब का जोड़ 1665 प्राप्त होगा, और अगर हमें कार्बन हाइड्रोजन बंध की बंध वियोजन ऊर्जा ज्ञात करनी है तो इस कणन एंथैल्पी के मान या इन सभी बंध वियोजन ऊर्जाओं के मान को जोड़कर उनका औसत निकालना है। कुल 4 बंध हैं, अतः इनमें 4 का भाग दें। 1665 में 4 का भाग दिया, 416 किलोजूल पर मोल। इस तरह से बहुपरमाणुवीय अणु में कणन एंथैल्पी में जितने बंध टूटते हैं उन बंधों की संख्याओं का भाग देकर उस निश्चित बंध की माध्य बंध वियोजन ऊर्जा ज्ञात की जा सकती है, या फिर सभी बंध वियोजन ऊर्जाओं को जोड़कर और बंधों की संख्या का भाग देकर माध्य बंध वियोजन ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से देखें, एटमाइजेशन एंथैल्पी का 1/4 किया, वो ही कार्बन हाइड्रोजन बंध की एंथैल्पी है 416 किलोजूल पर मोल। यहाँ सब एंथैल्पी अलग अलग दिख रही हैं, जबकि हम कहते हैं कि मीथेन में चारों कार्बन हाइड्रोजन बंध समान आकृति, समान ऊर्जा और समान लंबाई के हैं। फिर ये ऊर्जा अलग अलग क्यों प्राप्त हुई? क्योंकि जब हम पहली बार कार्बन हाइड्रोजन बंध को तोड़ेंगे तो उसका केमिकल एनवायरनमेंट बदल गया अब, है ना। तो CH3 में CH4 की तुलना में केमिकल एनवायरनमेंट अलग है, फिर CH3 से CH2 का केमिकल एनवायरनमेंट अलग है, इसलिए थोड़ा थोड़ा अंतर हमें प्राप्त हो रहा है। अभिक्रिया बंध एंथैल्पी अभिकारक की आबंध एंथैल्पी का योग माइनस उत्पाद की आबंध एंथैल्पी का योग। अगर हमारे पास आबंध एंथैल्पियां दी गई हों उससे भी हम अभिक्रिया बंध एंथैल्पी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ अभिकारक की आबंध एंथैल्पी का सम करेंगे माइनस उत्पाद की आबंध एंथैल्पी का योग, उसमें से घटा देंगे तो उससे एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन प्राप्त होगा। यदि हमें उत्पाद और क्रियाकारक की एंथैल्पियां दी गई हों और उससे अभिक्रिया एंथैल्पी ज्ञात करनी हो, तब तो डेल्टा HR क्या होता है? प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी, समेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंथैल्पी माइनस समेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंथैल्पी। लेकिन यदि आबंध एंथैल्पियों के मान दिए गए हों तो हम क्रियाकारक की आबंध एंथैल्पी में से उत्पाद की आबंध एंथैल्पी घटाकर अभिक्रिया एंथैल्पी ज्ञात करते हैं। आज के इस भाग में हमने अभिक्रिया एंथैल्पी, मानक अभिक्रिया एंथैल्पी, कई अभिक्रियाओं के एंथैल्पी परिवर्तन, हेस का नियम तथा उसके अनुप्रयोग के बारे में जाना। अगले भाग में हम पढ़ेंगे कुछ अभिक्रिया एंथैल्पी के बारे में, स्वतः प्रवृत्तिता के बारे में, एंट्रोपी, गिब्स ऊर्जा तथा गिब्स ऊर्जा का साम्यावस्था स्थिरांक के साथ संबंध के बारे में। धन्यवाद।